तो देखिए अभी जो है एक हम फॉर्म फिल किए हैं, राजस्व ग्राम कल्याणपुर का ही ये टोटल है। यहाँ पे कुछ दस्तावेज भी यहाँ पे आए थे चर्चा लेकर, ठीक है। तो इनमें ये जो परिपत्र 2 है इसको फिल किए हैं, ठीक है। ये जैसे इनके नाम से टोटल संपत्ति इन्हीं के नाम पे है, इनमें कोई बंटवारा नहीं है, इनके पूर्वज द्वारा कोई अर्जित संपत्ति नहीं है और इनका स्वयं अर्जित संपत्ति है। जो भी संपत्ति है स्वयं कमाकर लिखाया हुआ है और घर से अलग थे उस टाइम का है। टोटल इनके नाम से टोटल संपत्ति है। इनके 3 लड़के हैं, तो देखिए यहाँ पे इनका नाम लिखा गया है और इनका अंश लिखा गया है। अभी एक चीज़ और इसमें लिखना अभी बाकी है, इनका नाम हो गया और इनके अंश का नाम लिख दें। इनके 3 लड़का है, 3 लड़का लिख दिए, लेकिन अभी इनका इसी में अब इनके पिताजी का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि इनके पिताजी के ये लड़का हैं और इनके 3 लड़का हैं। पत्नी के नाम पे हाँ, अब पत्नी के नाम पर भी ज़मीन है, तो पत्नी के नाम पे चाचा का ज़मीन है, तो उनका पत्नी का जो नाम है तो आप इसमें दर्शा भी सकते हैं या इसके लिए आप एक अलग से भी आवेदन दे सकते हैं। लेकिन हम इसको इसी में दर्शा देते हैं, पत्नी का नाम डाल के या पति में इनका नाम हम डाल देंगे, इसी वाले कॉलम में आ जाएगा और ये परिपत्र तो जाकर जमा हो जाएगा। बाकी इनके पास दस्तावेज सब है। देखिए दस्तावेज में जो आपका जो नया वाला जो होगा तो उसमें ऑलरेडी साक्षात आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। तो दस्तावेज जैसे आप अगर देखिएगा तो उसमें आपको दिख जाएगा कि आपका दस्तावेज नंबर क्या है, खाता नंबर क्या है, कब बिक्री किया गया। तो अगर नहीं होगा तो आप निकाल लीजिएगा। जैसे आपको यहाँ पे खाता नंबर और खेसरा नंबर, देखिए खाता नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लोग ऑनलाइन पे देख रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। देखिए खेसरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है कितना है, देखिए वही सब चीज़ यहाँ पे आपको लिखा गया है कि खाता नंबर आपको डालना है, खेसरा नंबर डालना है, रकबा डालना है, चौहद्दी डालना है, ज़मीन का किस्म डालना है और यहाँ पे लगान डालना है और आपको यहाँ पे देखिए जामाबंदी डालना है। वो सारा चीज़ को है आपको मिलेगा कहाँ पे, देखिए खाता नंबर आपको मिल गया, खेसरा नंबर आपको मिल गया, रकबा आपको मिल गया, रकबा यहाँ लिखा हुआ है, देखिए जामाबंदी नंबर, ये सब चीज़ तो आपको ऑलरेडी दस्तावेज में आपको मिल रहा है। वही चीज़ को आपको यहाँ पे दर्शा देना है। इसमें ये भी दर्शाया गया होगा ज़मीन का किस्म क्या है। तो जैसे आप दस्तावेज को पलटिएगा, जब इसका जब ये डिस्क्रिप्शन जब आप इसको पढ़िएगा तो इसमें वो ज़मीन का जो है किस्म है, वो ज़मीन का किस्म आपको इसमें दिख जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो परेशान हो रहे हैं, लगातार आप लोगों का कॉल भी आ रहा है व्हाट्सएप पे, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। यही सिंपल तरीका है, भर के आप परिपत्र दीजिए। बाकी जो वहाँ सत्यापन के लिए आपका दस्तावेज वहाँ पे मांगा जाएगा, ठीक है। दस्तावेज वहाँ पे हमेशा आपको रिक्वायर्ड होगा। इसके साथ में आप अपना आधार कार्ड और लगान रसीद जो है, लगान रसीद जितना भी ज़मीन है उसका लगान रसीद साथ में आप अटैच करके आप दे दीजिएगा। परिपत्र 2 है, ये भी परिपत्र 2 है। लेकिन अगर इसको अगर वहाँ पे वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, टोटल से मिलान करेगा, कुछ अगर अशुद्धि अगर पाया जाता है तो वहाँ पे बता देगा, समझा देगा कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो इसको सुधार किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि 1 टाइम के लिए है, अगर नहीं होता है तो इसको सुधार किया जा सकता है। लेकिन आप इस तरह से भर के आप दे दीजिए। अगर सिंगल अगर प्रॉपर्टी है आपके नाम से है तो उसके लिए आपको वंशावली बनाकर देने की आवश्यकता नहीं है। वंशावली अगर सम्मिलात संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसके लिए वंशावली बना के दे सकते हैं। तो आप जैसे पुराना जो अगर दस्तावेज की बात करें तो ये हमारे ख्याल से कब का चचा ये दस्तावेज है, यानी 10 साल पुराना या 20 साल पुराना। देखिए 10-20 साल पुराना है, इसलिए उसका लिखावट में कुछ अलग अंतर है, ठीक है। और उससे थोड़ा सा पुराना दस्तावेज हो सकता है, ये दस्तावेज है, ये हमारे 2000 के आसपास का जो है, 2000 के बाद का ये दस्तावेज है। तो उसमें लिखावट आपको कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। और जो नया वाला दस्तावेज है उसमें साक्षात आप लोगों को पढ़ सकते हैं। नहीं तो इसके लिए एक सरकार एक पोर्टल लॉन्च किया है, जो अपना जो पुराना जो दस्तावेज है उसको आप ट्रांसलेट करके आप हिंदी में उसको ला लीजिएगा। और नहीं तो उसके लिए हम बनाए हुए हैं, उसको देख लीजिएगा। तो यही सिंपल तरीका है, भर के फिल करके इसको आप परिपत्र को आप ले लीजिए और इसके साथ में एक रसीद आप लगा लीजिए। लेकिन और रह जाता है आपका यहाँ पे स्वघोषणा वाला जो है वंशावली का। तो इस वंशावली का इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता है, सिविल प्रभारी का नाम, अंचल और जिला का नाम डालना रहता है, श्रीमती और ये सब अपना डालना रहता है, पुत्र की संख्या यहाँ पे शो करना पड़ता है, और राजस्व ग्राम, अंचल, जमाबंदी नंबर, खाता संख्या, लगान और लगान की ये सब लिखा रहता है। इसमें लिखा रहता है हम लोग को उल्लेखनीय भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। तो ऐसा नहीं कि ये इसमें ऑलरेडी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उल्लेख किया गया है कि भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा, यानी दखल कब्जा का मतलब समझिए कि आप उस ज़मीन पर कब्जा किए हैं। तो इनका तो स्व अर्जित संपत्ति है, इस पर एक किसी प्रकार के कब्जा किए नहीं है, तो इसमें इसको भरने की इनकी आवश्यकता नहीं है। जो दखल कब्जा संपत्ति पर अगर किए हुए हैं उनके लिए ये बनाकर देना अनिवार्य है। अगर स्वयं अर्जित संपत्ति है उनके लिए बनाकर देने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए बस एक ये परिपत्र, ये 2 और बाकी साथ में ज़मीन का रसीद,
कटाकर और ले जाकर जमा करा देंगे। इसी पर इनका काम, आगे का काम प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। अब बाकी जो आप हिंदी अगर आता है तो आप इस तरह कोशिश करिएगा, इस तरह उतार के उसको ट्रांसलेट करके आप अपना भर लेने का प्रयास करिएगा। बाकी ये जो पेपर है, इस पेपर में बाकी कुछ की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये भी वंशावली के लिए दिया हुआ है, लेकिन वंशावली के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पे जो देखिए ये भी वंशावली के लिए ही है। तो वंशावली में यहाँ पे रैयत के नाम, पिता का नाम, अस्थाई पता, खाता खिसरा, रकबा चौहद्दी और जमाबंदी संख्या यहाँ पे दर्शाना है। तो ये उनके लिए ये सब काम आएगा जिनका पैतृक संपत्ति है और जिनमें बंटवारा का हिस्सेदारी और हक हो, उनके लिए ये सब है। और जिनका स्व अर्जित संपत्ति है उनके लिए इसका ज़रूरत नहीं है। बस यही बताने का आप लोगों का प्रयास था कि आप लोग परेशान नहीं गए। बस यही सिंपल तरीका है। और इनमें एक चीज़ का सुधार यही करेंगे कि इनके जो पिताजी का नाम है, यहाँ पे इनके पिताजी का नाम डाल देंगे। ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भूमि का जो है, यहाँ पे भूमि पूछा जा रहा है, तो इसमें भूमि का डालना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये खतियान क्रिएट कर दिया जाएगा। खतियान क्रिएट कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या है कि हर एक जगह का, जैसे बताते हैं रोड साइड जो ज़मीन रजिस्ट्री अगर होता है तो उसका जो चार्ज देना पड़ता है। चाचा आप रजिस्ट्री कराए होंगे तो हमारे ख्याल से इस रोड साइड का ज़मीन का चार्ज है करीबन 40 से 50 हज़ार के आसपास रजिस्ट्री चार्ज है वैल्यू के हिसाब से। तो उस तरह आप रोड साइड का ज़मीन होगा तो उसका चार्ज अलग होगा, चवर का ज़मीन होगा तो उसका वैल्यू अलग होगा। तो आपका अगर इन भविष्य में अगर सरकार अगर कभी अगर आपका ज़मीन को अगर खरीदता है या लेता है, तो अगर आपका ज़मीन अगर किस्म अगर आपका चवर है या चाचर है, अगर कोई दर्शाते हैं अच्छा ज़मीन को, तो उसका रेट और वैल्यू घट जाएगा। रेट वैल्यू घट जाएगा तो आपको सरकार से बेचने में या कोई किसी भी समय बेचने में थोड़ा आपको परेशानी आएगा। तो जो ज़मीन का किस्म हो वही ज़मीन का किस्म दर्शाइएगा ताकि आपको वैल्यू आपका उस ज़मीन का ज़्यादा बने, उससे प्रॉफिट भविष्य में आप ही को होगा। तो जैसे ये सब टोटल ज़मीन चवर का है, तो यहाँ पर हम डाल दिए ज़मीन का किस्म चवर। चौर में यानी उपज होता है, या कभी बंजर आता है, कभी गढ़ा रहता है, कभी उपज नहीं होता है, कभी दह जाता है ना चाचा, कभी बाढ़ आता है तो दह जाता है। तो वो चवर का ज़मीन है तो उसको चवर डाल दीजिए। जो ऊपर का अगर आप लोग का होगा तो आप लोग डाल दीजिएगा रोड साइड, या डाल दीजिएगा टाउन का अगर है तो टाउन डाल दीजिए, जहाँ का होगा अपना डाल दीजिएगा। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। और दूसरा चीज़ इसको हम सुधार कर लेते हैं, बाकी आप लोग विशेष जानकारी आप लोग व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा, बाकी हम आपको दे देंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने वाले हैं। बिहार में सर्वे शुरू है और इस सर्वे की शुरुआत कैसे हुई थी, आखिर बिहार में सर्वे क्यों आया, सर्वे कितने तरह के हैं। पहले लोगों के पास जमींदारी हुआ करता था, राजा महाराजा हुआ करते थे, किसी के पास में 100 एकड़ 200 एकड़, किसी का पूरा गांव हुआ करता था। वो जमीनी प्रथा थी। वो जमीनी प्रथा कैसे खत्म हो गई, खतियान कितने बार बना, कितने बार खतियान बना, सर्वे कितने बार हुआ, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बंदोबस्त